नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096908523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे यूपी पीएससी प्रीलिम्स की जो हम क्विज देख रहे हैं कंटिन्यू करेंगे अगला वीडियो, ठीक है। पेड ग्रुप्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा, नीचे कॉल करके हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल उसमें होगी, है ना। वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन लेके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, अपनी पूरी तैयारी के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया है प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर इसमें उपयोग की जाने वाली घटना कौन सी है, ठीक है। तो जैसे इंटरनेट कम्युनिकेशन में खास करके ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का यूज़ किया जाता है, या जो जितने भी कम्युनिकेशन के मोड हैं उसमें आजकल ये काफ़ी एक बढ़िया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसमें लाइट ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे कौन सी घटना होती है, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। जितने भी यहाँ पे लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं तो ऑप्टिकल फाइबर में ये यूज़ होता है, ठीक है। और जो है ये जैसे एक दो क्वेश्चन और पूछते हैं इससे जुड़े हुए कि इसमें जो ऊर्जा का संचरण होता है तो वो सघन माध्यम होता है, सघन से विरल माध्यम यानी कि डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ होता है, ठीक। और जो है इसमें जितने भी अन्य मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है लाइट के, या जितने भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से सबसे अच्छी होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक ऑप्टिकल फाइबर केबल को यूज़ करके हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा मान लीजिए 100 यूनिट भेज रहे हैं, ठीक है। तो इसमें डेटा का ट्रांसमिशन का लॉस जो है ना वो कम होता है। 100 यूनिट भेजेंगे ए से बी तक तो लगभग 99.9 डेटा हमारा जो है वो पहुंच जाएगा, ठीक। माँ का दूध नव जन्म यानी कि जो नए बच्चे न्यू बॉर्न होते हैं उनके लिए लगभग पूर्ण आहार होता है या उसको पूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन इसमें किसकी कमी होती है, ठीक है। तो मदर्स मिल्क में आयरन की कमी होती है, इसीलिए आप देखते होंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान भी आयरन वगैरह की टैबलेट, है ना, ये सब जो है दी जाती हैं और पोस्ट प्रेगनेंसी भी जो है ये चीज़ें दी जाती हैं, ठीक। ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट होता है एल्बिडो, ठीक है, धवलता कह सकते हैं हिंदी में। तो इसमें से किससे संबंधित है, ठीक है। तो बेसिकली एक एल्बिडो इफेक्ट होता है। क्या होता है एल्बिडो कि कह सकते हैं हम कि जैसे हम अर्थ सरफेस का एग्जांपल ले लें तो जितनी मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी या जो है लाइट आ रही है सरफेस पे हिट हो रही है और बिना अब्जॉर्ब हुए रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो यही होता है एल्बिडो इफेक्ट। इसको थोड़ा डिटेल में चाहे तो पढ़िएगा। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन डी, रिफ्लेक्टिंग पावर। इन दिए हुए विकल्पों में से आप देखें तो सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है। तो वेस्टर्न घाट्स, है ना, जो वेस्टर्न घाट्स पे जितने भी हमारे ये कोस्टल रीजन में स्टेट हैं तो यहाँ पे जो भी हमारी वेजिटेशन है काफ़ी ये रिच है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्थान है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम पढ़ते हैं ना, यूएन का 17 गोल्स हैं कुल, इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा। हर साल प्रीलिम्स में इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है कि किस नंबर गोल में क्या विषय वस्तु है, ठीक है। तो ऐसे 4 का दे देते हैं पेयर मैच करने के लिए, तो प्लीज़ इसको याद करें। और इंडिया में इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जैसे SDG वगैरह अपने लेवल पे भी ये डैशबोर्ड वगैरह और इंडेक्स रिलीज करते हैं नीति आयोग। भारत में नियोजित विकास का विरोध इसमें से किसने किया था। प्लान्ड डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे प्लानिंग कमीशन की हम बात कर लें, जो 5 ईयर प्लान बनते थे तो आज़ादी के समय गांधी जी ने इसका विरोध किया, ठीक है। इनका मानना ये था कि प्लानिंग से भी जो डेवलपमेंट होता है तो उसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट काफ़ी सेंट्रलाइज्ड हो जाता है ना। तो उसमें केंद्र की सरकारें या जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, वो बहुत पावरफुल हो जाती हैं। विलेजेस उसमें जो कह लीजिए बहुत पीछे या अछूते रह जाते हैं, ठीक है। तो इनका एम्फेसिस गांधी जी का ये था कि विलेजेस जो हैं वो अपने आप में डेवलप करें, तो इस वजह से इन्होंने नियोजित विकास के जो है विरोध में रहे। तो फर्स्ट ऑप्शन को हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक इनके टाइम पीरियड पे
72, ठीक है, ऑप्शन बी को चुनेंगे। बेसिकली इसका फुल फॉर्म था नेटिव मैरिज एक्ट का, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। प्रावधान इसमें क्या था कि जैसे वन ऑफ द पार्टी जो है इसमें क्रिश्चियन होनी चाहिए, तो अगर है उस मतलब दो लोग विवाह कर रहे हैं चाहे पुरुष या महिला क्रिश्चियन है, तो उस मैरिज को लीगल स्वरूप प्रदान करता था ये एक्ट, ठीक है, इससे संबंधित था। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ इम्फाल बेसिन इसमें से किसका एक अच्छा उदाहरण है? तो इम्फाल बेसिन, उसके अलावा जैसे कश्मीर वैली इंडिया में हम ले लें, ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं हमारे ये लैक्रोस्टराइन प्लेन, सरोवरी मैदान के। होता क्या है कि चूंकि पहाड़ियाँ हैं तो पहाड़ियों के बीच में जैसे वैली वाला जगह जो है ऐसे देख रहे हैं ना, तो इसमें पानी भरा है, तो एक प्रकार से लेक का एग्जाम्पल है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें सेडिमेंटेशन जो जमा होते रहे, तो उसकी वजह से पानी जो है समाप्त हो गया और सेडिमेंटेड ये एक प्लेन के एग्जाम्पल बन गए, ठीक है, तो उसी को ये कहते हैं सरोवरी मैदान। तो ये मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ इम्फाल और जैसे ये कश्मीर वैली, ये सब इसके एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी भ्रंश घाटी जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है? फॉल्ट वैली ड्रेनेज सिस्टम के एग्जांपल्स जैसे हमने पहले भी देखे थे, तो उसी में से एक होता है फॉल्ट वैली। तो इसमें क्या है कि जैसे एक फिक्स्ड कोर्स ऑफ फ्लो होता है इन सब रिवर्स में और कोई मिएंडर वगैरह की संरचना नहीं बनती है, ठीक है, फॉल्ट वैली ड्रेनेज में। तो अब इन ऑप्शंस में से तो खैर जैसे दामोदर है, इसके अलावा नर्मदा, तापी, ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसमें से जीवाणु जनित बीमारी, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज, वायरस, ठीक है, फंगाई या फिर जो अन्य इन्फ्लुएंजा कुछ हैं, इन सब के बारे में आपको जानना होता है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं क्योंकि। तो इसमें से टिटनेस की जो बीमारी होती है ये बैक्टीरिया से होती है। एक बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है, तो इसकी वजह से ये होता है, इसको ध्यान रखेंगे। पॉलीथीन किस यौगिक के बहुलकीकरण से बनता है? ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन होता है एथिलीन का। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है लखनऊ में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषय में जो है राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है? जैसे आपको पता है 7th शेड्यूल में हम जो लिस्ट पढ़ते हैं स्टेट, यूनियन, कॉन्करेंट, तो स्टेट लिस्ट के किसी विषय पे वैसे तो एम्पावर्ड है स्टेट लॉ बनाने के लिए यहाँ पे, ठीक है। यूनियन भी कुछ मान लीजिए कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है तो उस पे कानून बना सकता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे। तो ये प्रावधान हमारा कहाँ पे दिया हुआ है? जो भाग 6 का आर्टिकल 249, इसमें सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है? ठीक है, तो सन में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। थोड़ा इस पूरी प्रक्रिया को डिटेल में पढ़िए, इसके कंपोनेंट क्या है या अन्य फीचर्स जो होते हैं ये पूछ लेते हैं अक्सर। जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता इसमें से किसके द्वारा विकसित किया गया है? फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। यूपीपीएससी की आदत है कि इस तरह के ये इंडेक्सेस वगैरह जो किसने दिए, किस इकोनॉमिस्ट ने, ये सब पूछते हैं ये लोग, तो प्लीज़ इसके बारे में भी थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें PQLI की, तो अमेरिकन एक इकोनॉमिस्ट थे, 1970s में इन्होंने डेवलप किया, मॉरिस। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित मध्य भारत की पहाड़ियों का सही क्रम है? मैप पे इसको लोकेट करके देखिएगा, यहाँ पे बहुत समझ में नहीं आएगा, हम बता दे रहे हैं। अगर हमें लगाना है पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट से, तो सबसे वेस्ट में सतपुड़ा, फिर महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर प्लेटू। देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं और एक कथन तथा कारण है, तो देखते हैं उसके हिसाब से कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। अभिकथन कहा गया है कि भूकंपीय क्षेत्रों का उच्चतम संकेंद्रण भारत में हिमालयी क्षेत्र में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर हम कंसंट्रेशन देखें सिस्मिक जोन्स की, तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखिए बेसिकली क्या है कि भारत में जोन वाइज डिवाइड किया गया एरियाज को। सिस्मिक पोटेंशियल जो होता है, अर्थक्वेक को आप जानते हैं सिस्मिक हम इंटेंसिटी के साथ मापते हैं, तो क्या होता है कि जो जोन हमारे बांटे गए हैं कुल हैं ये 4, ठीक है, लेकिन इनकी नंबरिंग स्टार्ट होती है 2 से, ठीक है, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले ध्यान रखिएगा, कई लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पे ये बात क्लियर है। उसके बाद क्या है, हिमालयी क्षेत्र में देखेंगे दिल्ली NCR से लेकर के हिमालयन रीजन जो हमारा ये पूरा है, ये बेसिकली जोन 5 और जोन 4 कह सकते हैं, ठीक है, ये इसी रीजन में आते हैं। तो 6 पॉइंट से ऊपर मैग्नीट्यूड के जितने अर्थक्वेक है इस एरिया में जो है हिमालयन रेंज में खास करके देखे जाते हैं, ठीक। तो पहला
स्टेटमेंट हमारा इसी वजह से ठीक है कि हिमालयन क्षेत्र में उच्चतम संकेंद्रण है ना भारत में भूकंपीय क्षेत्रों का है। सेकंड है कि हिमालय में अनुदैर्ध्य प्रबलन क्षेत्र है। ये क्या होता है कि जैसे ये हिमालयन बेल्ट मतलब थोड़ा डिटेल में आप देखिएगा तो मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं कि हिमालयन बेल्ट जो भी है, जितने भी स्टेट इसके अंदर आते हैं, उसको सब डिवाइड किया गया है किसमें, लॉन्गिट्यूड। जैसे ये दो चीज़ें हम पढ़ते हैं ना पृथ्वी पे, एक लैटिट्यूड वाली लाइंस और एक लॉन्गिट्यूड। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ये सब क्या है, हमारा लैटिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड जो ऐसी हमारी लंबवत रेखाएं हैं। ठीक है, तो इनका भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक लिथोटेक्टोनिक जोन में हिमालय को डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है? क्योंकि हिमालयन रेंज में ऐसे देखेंगे तो लंबवत हमारे जो ये कह सकते हैं कि जो थर्स्ट जोन है या फिर फॉल्ट लाइंस हैं, है ना, उसी के आधार पे। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट ही है ज्योग्राफी में। दोनों बातें यहाँ पे ठीक हैं कि कारण जो है ये कथन को जस्टिफाई कर रहा है, तो पहला कथन हमारा जो है वो ठीक होगा। इंग्लिश में भी इसको देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, तो सीधे तौर पे छोटे में ये समझ सकते हैं कि जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल थर्स्ट जोन्स बने हुए हैं हिमालयन रीजन में, ठीक है, ये एक मेजर रीजन है सिस्मिक जोन्स के यहाँ पे, या जो उसकी इंटेंसिटी है उसके ज़्यादा होने का। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र को बड़े खेलों की भूमि, इंग्लिश में ये जो है टर्म यूज होता है लैंड ऑफ बिग गेम्स, ठीक है, तो इसके रूप में किसे जाना जाता है? तो सवाना रीजन जो है, या कह सकते हैं ट्रॉपिकल सवाना रीजन, इसको लैंड ऑफ बिग गेम्स बोलते हैं, क्योंकि इस रीजन में देखेंगे तो थ्रू आउट ईयर्स, है ना, कई सारे एनिमल्स जो है वो ट्रैप किए जाते हैं, किलिंग की जाती होंगी। ठीक है, तो ये एक रीजन है। आप जरा हमको ये बताइए किस कॉन्टिनेंट के क्षेत्र की बात हो रही है? इन युद्धों को कालक्रम में लगाना है, जो है 4 युद्ध हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस यूपीपीएससी के फेवरेट हैं, तो प्लीज़ युद्धों के वर्ष जो है कम से कम देखिए। मुगल काल के युद्ध हैं ये। इसमें सबसे पहले होता है हमारा बैटल ऑफ बिलग्राम, ठीक है, 1540। ठीक है, फिर सेकंड होगा इसमें सरनाल का युद्ध, ठीक है, गुजरात के रीजन में 1572 में। ठीक, धर्मत का युद्ध जो है ये शाहजहां के टाइम पीरियड, हाँ ठीक है, 1658। और जजाऊ का युद्ध बहुत लास्ट में है 1707। ठीक है, इन संबंधित शासकों के बारे में पढ़िए यहाँ पे, इस हिसाब से पहला कोड हमारा ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी इक्ता प्रणाली की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो देखेंगे सल्तनत काल में जैसे इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता व्यवस्था को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। इसमें जो है बेसिकली कह सकते हैं कि जैसे एम्पायर की जो टेरिटरी है ना, मुख्य रूप से जो लैंड्स हैं उसको डिवाइड किया जाता था छोटे छोटे एरियाज में, जिसको इक्ता कहा गया। ठीक है, और इसके जो होल्डर्स हुए वो इक्तादार कहते थे उनको। ठीक है, इसके प्रावधानों को डिटेल में पढ़िएगा। इसमें जो गलत बात यहाँ पे है कि इक्ता से जो रेवेन्यू वसूला जाता था वो सीधे सुल्तान के खाते में जमा किया गया, ऐसा नहीं था। वंदना कटारिया 300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय हॉकी खिलाड़ी बनी है। ठीक, तो ये किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। तो रिसेंटली जो है ये वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जो है कंक्लूड हुआ, तो उसमें झारखंड में हुआ था। इस बात को भी हो सके तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वहीं पे इन्होंने भारतीय टीम की तरफ से अपना 300वां मैच खेला। ठीक है, और ये संबंधित है कहाँ से? रोशनाबाद, जो कि ये उत्तराखंड में। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज, ये जो 3 हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, इनमें जनजातीय संग्रहालय की स्थापना को मंजूरी दी है। तो बताना यह है कि राज्य का पहला जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो पहला जो ये जनजातीय संग्रहालय है, ये इसका नाम है थारू जनजाति म्यूजियम। किस जिले में है? बलरामपुर में। ठीक है, और जो नए बनेंगे कहाँ पे? मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज। हाल ही में सौम्या माथुर पूर्वोत्तर रेलवे की प्रथम महिला महाप्रबंधक बनी है। जितने भी इंडिया में रेलवे के जोन हैं, ठीक है, तो उसमें से एक है नॉर्थ ईस्टर्न जोन। तो इसका मुख्यालय कुल मिला के बताना है वो गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में। और इसमें पहली जो इसके जो हेड होते हैं जनरल मैनेजर, है ना, तो ये बनने वाली महिला है सौम्या माथुर। इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री, जिनका नाम है धर्मपाल सिंह, इन्होंने किस जिले में बने हुए प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र, इसका लोकार्पण किया? तो ध्यान रखेंगे राज्य का पहला है, और ये है इसमें इटावा में।
एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुश है, इंग्लिश में देख लीजिएगा, है ना। तो इसका निर्माण किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? तो जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो होता है, तो लॉन्ग रेंज की एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है DRDO। इसका नाम है प्रोजेक्ट कुश और ये जो है अराउंड 2028-29 तक में कंप्लीट होना है। हाल ही में किस देश की महिला हॉकी टीम ने जापान को हरा करके एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? ठीक, तो डिफेंडिंग चैंपियन थे जापान, इनको हराया है इंडियन टीम ने। इसमें से कौन सा वर्ड कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है? तो कॉलिंस की भी एक डिक्शनरी आती है ना। इन्होंने 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है किसको? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। 2025 में 24वें एडिशन का एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप, इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो अभी रिसेंटली ये डिसाइड हुआ था बांग्लादेश को होस्ट करने के लिए। 4 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा गंगा उत्सव का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? तो गंगा उत्सव जो है ये आयोजित हुआ था अभी न्यू दिल्ली में। ठीक, और आप जरा ये बताइए कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये कब से स्टार्ट हुआ है? नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये जो है इसमें IIT गांधीनगर। ठीक है, ऑप्शन बी को चुनेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है ऑर्गेनाइज किया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने विवादित महादेव ऐप सहित कितने अवैध सट्टाबाजी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी झारखंड में जब ये इलेक्शन वगैरह चल रहे थे, ये छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ के CM वगैरह पे भी आरोप लगा था इस ऐप को लेके, महादेव ऐप। तो इस वजह से भी चर्चा में रहा था। तो इसके साथ साथ जो है कुल 22 ऐप को यहाँ पे बैन किया गया है जो ऑनलाइन ये बेटिंग वगैरह को प्रमोट करते थे। बादशाह नामा पुस्तक की रचना इसमें से किसने की थी? तो मुगल काल में 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, एक अकबरनामा, दूसरा बादशाह नामा। ठीक है, अकबरनामा को लिखा किसने? अबुल फजल ने। ठीक, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है। ठीक, अबुल फजल के शिष्य थे ये अब्दुल हमीद लाहौरी। तो इन्होंने शाहजहां के आदेश पे, शाहजहां ने दिया था कि अकबरनामा के मॉडल पे जो है उनके शासनकाल की हिस्ट्री जो है उस पुस्तक में लिखी जाए। तो बादशाह नामा में इन्होंने लिखा है। ठीक, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो अभी हमने ऊपर ही देखा था कि फ्यूजन होता है ना हाइड्रोजन का, तो उसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है। ठीक, नेक्स्ट है नंदा देवी जीव मंडल निलय। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है। तो नंदा देवी कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में। किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल का गठन हुआ? तो जो है सेंट्रल लेवल लेजिस्लेचर में बाई कैमरल लेजिस्लेशन की जो ये शुरुआत हुई है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 वाला, तो जिसको आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या एक्ट भी कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा। ठीक है, टाइड्स के जो है आने की पूरी प्रक्रिया एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम एलिवेशन वाइज देखें तो सबसे ऊंचा जो समुद्री ज्वार भाटा है इसकी लोकेशन है कनाडा में, गल्फ ऑफ फंडी। बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से किस संस्था को सम्मानित किया गया अभी हाल ही में? तो हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड आयोजित हुए थे दिल्ली में, उसमें RBI को मिला है। ठीक है, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया ये अवार्ड। ठीक, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो ISA है हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका 95th मेंबर अभी हाल ही में बना है? तो इंडिया और फ्रांस जो कि एक फाउंडिंग मेंबर हैं, आप इन चीज़ को जानते रहिए। और हेडक्वार्टर इसका पूछ लेते हैं कई बार, तो गुरुग्राम में है ISA का। और रिसेंटली चिली शामिल हुआ है और अब मेंबर हो गए कुल 95। 7 सितंबर 2023 को महान वैज्ञानिक CV रमन का जो है अभी ये जयंती मनाई गई 135वीं। तो इनको भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से किस वर्ष में सम्मानित किया गया, हमें ये बताना है। तो इनको फिजिक्स में जो है मिला था ये नोबेल 1930 में। ठीक है, किस चीज़ के लिए? रमन इफेक्ट क्या होता है ये जरा बताइए। आपको ये सब पहले बताया गया हुआ है।
हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो भारत में 2014 से एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कैंसर अवेयरनेस डे मनाते हैं प्रतिवर्ष 7 नवंबर को। ठीक। हाल ही में किस संस्थान ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश किया है, जिसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में एटमैन। ठीक है, ये बेसिकली आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे आप जो है एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये वाला भी, देखिएगा। हाल ही में किस देश की कंपनी साब, ये कंपनी का नाम है, ठीक है, तो उन्होंने भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। तो 2022 में ये गवर्नमेंट रूट के तहत 100% की लिमिट की गई थी डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, उसी के तहत यहाँ पे जो है ये स्वीडन की कंपनी है साब, इन्होंने ये जो है अभी इसको अप्रूवल दिया गया है FDI के लिए। और इंडिया में जो है ये शोल्डर पे रख के जो ये फायर करने वाली कुछ गन्स नहीं होती, रॉकेट लॉन्चर वगैरह टाइप की, तो उसके कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे ये जो है कार्य करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर निकाय में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है? तो म्युनिसिपैलिटीज का जो हमारा भाग है ना 9B, उसमें आर्टिकल 243D है ना, ये सब क्लॉज नहीं है, ये पूरा आर्टिकल है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसके तहत जो है 1/3 रिजर्वेशन जो है म्युनिसिपैलिटीज में महिलाओं के लिए है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है? तो मैप पे भी थोड़ा लोकेट कीजिएगा, जो हमारी ये नॉर्दर्न रीजन में ये 4-5 फेमस रिवर्स हैं, किस किस रेंज से और कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती हैं। तो ये इंडस की बात हो रही है बेसिकली, है ना, सिंधु नदी। किस पल्लव शासक ने कांची में बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था? तो जो है ये लगभग 7th सेंचुरी में कंस्ट्रक्शन हुआ है नंदीवर्मन 2 के द्वारा। ठीक है, और किसको डेडिकेटेड है? तो विष्णु को। सोशल हार्मोनी पुस्तक के लेखक इसमें से कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पुस्तक लिखी हुई है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे हमने इस सीरीज को पूरे जो है 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, और इसके आगे के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।